अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम हैशटैग पाकिस्तान के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाले लोकल प्रोडक्ट्स की, ख़ास तौर पर जिनको ख़वातीन घरों में बनाती हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लेट्स ग्रो टुगेदर कम्युनिटी की CEO हैं और फाउंडर हैं अमरीन हैदर। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी कम्युनिटी है क्या और क्या काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कम्युनिटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है लेट्स ग्रो टुगेदर, इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो सब हमने इधर इकट्ठे किए हुए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में इस वक्त 500 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो पिंडी और इस्लामाबाद से ही सिर्फ कनेक्टेड हैं हमारे साथ। और हम साल में 5 इवेंट्स करते हैं जिनका मकसद मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है। और इसके अलावा भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे हमारी इन ख़वातीन के काम को मज़ीद इनके काम में नीटनेस आए, इनकी बिज़नेस ग्रोथ हो। डिफरेंट ट्रेनिंग्स करते हैं, क्राफ्ट ट्रेनिंग्स करते हैं। तो बाकायदा हम एक कैंपेन के तहत काम कर रहे हैं जिसमें हमारा सारा फोकस मेड इन पाकिस्तान की प्रमोशन की तरफ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। हर बिज़नेस जो है वो एक खातून ऑपरेट कर रही हैं तो उनके साथ कई हेल्पर्स काम कर रहे हैं, कई राइडर्स काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स आप जिनसे लेते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो जब तक हम लोकल बिजनेसेस पे काम करना शुरू नहीं करेंगे तो इकॉनमी की हालात आपके सामने ही हैं। तो हमें मतलब मुझे अब लगता है कि हमने सब ने हाथ पांव मारने अपनी अपनी डोमेन में। अच्छा, तो आप लोग क्या क्या लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हमारे इसमें ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट हैं जो कपड़े से लेके इंटीरियर में जो डेकोरेशन वगैरह में जो कुछ यूज़ होता है वो है। रेज़िन प्रोडक्ट हैं, वुड पेंटिंग्स उसमें है, डिकोपाज है, ज्वेलरी मेकिंग है। ज्वेलरी के इतने क्राफ्टर्स हैं और इतनी डिफरेंट टाइप की वो ज्वेलरी बना रहे हैं। और पेंटर्स हैं, फिर मोज़ाइक आर्टिस्ट हैं, फेल्ट क्राफ्टर्स हैं, मतलब डिफरेंट जितना भी क्राफ्ट टाइप है वो सब हैं ऑलमोस्ट। और सोशल मीडिया प्लानर्स भी हैं। मतलब ख़वातीन ऑलमोस्ट सारी हमारे साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। ज़ाहिर है हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हर चीज़ की तरह यहाँ भी बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अपनी सी कोशिश करते रहना चाहिए। तो कर रहे हैं और डे बाय डे हमारे इवेंट्स होते भी हैं। किसी की बहुत अच्छी सेल होती है, किसी की नहीं भी होती, लेकिन काम तो प्रमोट हो ही रहा है। आपको पब्लिक रिस्पांस कैसा आता है? पब्लिक रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। क्या लोग लोकल चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, पसंद करते हैं उनको? लोगों को कोई एतराज़ात भी आते हैं इस पर? जब हमने बहुत 5-6 साल पहले जब ये स्टार्ट किया था तो ऐसा लगता था कि कम एक्सेप्टेंस है। उनको लग रहा होता है कि ये हैंडमेड है, ये तो हम भी बना लें या ये तो कोई भी बना ले। लेकिन अब जो है ना, लोग ख़रीदते हैं, खुशी से ख़रीदते हैं। स्पेशली अगर उन्होंने किसी को गिफ्ट देना है ना तो उसमें वो बड़ी हैप्पीनेस फ़ील करते हैं कि उनको कोई स्पेशल चीज़ मिल गई है। तो अब बेहतरी आ रही है डे बाय डे। तो आई होप कि मज़ीद बेहतरी आएगी लोगों की सोच में, लोगों की हम तो हमारा तो पूरा फोकस ही इसमें है कि आप लोकल ख़रीदें, लोकल को प्रमोट करें, क्योंकि जो हमारे लोकल लोग हैं वही हमारे अपने हैं ना, उन्हीं से हमारा पाकिस्तान है। तो बेहतरी आ रही है एंड आई एम होपफुल। अच्छा, बहुत सी चीज़ें मार्केट में ऐसी देखने में आई हैं जो हम बना सकते हैं। हमारी जो जश्न आज़ादी की कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं, बैजेस होती हैं, झंडियाँ होती हैं, वो भी समटाइम्स हमारे पास मेड इन चाइना होती हैं। बहुत सी चीज़ें, कुरान पाक, जिस तरह अभी भी आपने बात की थी, प्रोग्राम से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कुरान पाक भी हम लोग बाहर से बनवा रहे हैं। तो क्या हमारी और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको आप समझती हैं कि पाकिस्तान में बन सकती हैं और बननी चाहिए? सब कुछ ही बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। जब मैंने टेक्सटाइल पढ़ा था, 2001 या 2 की बात होगी, तो हमें ये बताया जाता था कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो नंबर 2 पे है, इजिप्शियन फर्स्ट है। हमारी जो कॉटन थी वो उस पे थी सेकंड बेस्ट। तो कुछ अर्से बाद हमने फ़ील किया कि हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, या बंद होती भी जा रही है, नहीं भी होती जा रही, तो लोकल उस पे ही रह गई है, एक्सपोर्ट इतना नहीं है। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। फिर आप खुद देखें कि जो एनर्जी क्राइसिस हैं, या एनर्जी जो रेट पे आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली जब वो कमर्शियल पे जाता है तो और ज़्यादा हो जाता है। तो फ़ीज़िबल ही नहीं है यहाँ पे बनाना। तो चाइना में सस्ता पड़ता है तो ऑब्वियसली वो वहाँ से बन के आ जाता है। अब हम क्राफ्टर्स जो हैं, हमारी तो प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो हम तो सिर्फ गिफ्ट आइटम ही बना सकते हैं। लेकिन
ये है कि इंडस्ट्री को जैसे भी खुले हंगामी बुनियादों पे खुलना चाहिए, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गया है ना। महंगाई इतनी पेनफुल नहीं है, महंगाई ने तो होना है, हर जगह महंगाई है, लेकिन यहाँ ये मसला है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आप देखें कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ ना तो रश होगा, आप सोचने पे आ जाएंगे कि क्या ये वही कौम है जो पेट्रोल के लिए रो रही है। बाद में आपको समझ में आएगा कि जो बेचारे पेट्रोल के लिए रो रहे हैं ना, तो वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों की वजह से उनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, उनका आना जाना महदूद हो गया है, उनकी मतलब तो उन पे फ़र्क पड़ रहा है एक मखसूस तबके के। लेकिन आप एक तबके को देखेंगे वो तो उसी तरह ही है, बल्कि उनको शायद फ़ायदा ही हो रहा होगा कई डॉलर के रेट बढ़ने से। तो जो आम आदमी है ना, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी जाए, आम आदमी तक किसी का फ़ायदा नहीं पहुंचता भी है तो वो ऊपर ऊपर से लग रहा होता है कि आम आदमी का फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा शायद किसी और का ही होता है। सही। अच्छा, ये जब भी कुछ अरसे के बाद फ़लस्तीन का इशू जब हाईलाइट होता है, तब हम कहते हैं जी बॉयकॉट इसराइल प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट। तो क्या हम हर वक्त अपनी लोकल चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते? मेरा तो मानना ये है कि आपको हंगामी बुनियादों पे जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ों को बाइकआउट कर देना चाहिए। आप देखें कि कई चीज़ें चलें, जहाँ गुजारा नहीं है वो करें, लेकिन लोकल इंडस्ट्री बंद करके इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करके प्राउड फील करना, ये तो हमारी कोई साइकोलॉजिकली इशू है ना। आप देखें कि मेरे ख़्याल में तो कौमें अपनी चीज़ों पे फ़ख्र करती हैं और हम इम्पोर्टेड चीज़ों को देख के बड़े फ़ख्र से उठा के, वो हमारे तो सियासतदान भी आप देख लें कि उनके हाथ में भी पर्सेस उनके आए दिन मशहूर होते हैं कि कितनी कीमत का उन्होंने वो पर्स उठाया हुआ था। उनका एक एक पर्स चाहे वो अफोर्ड भी करते हैं, तो जो लाखों करोड़ों के पर्स हैं वो क्या कौम के लिए तकलीफ़ दे नहीं है? वो कौम जो अपने बच्चों को भी जहर दे के ख़ुद भी जहर खा के, कई लोग डेली आप सुन रहे हैं, तो उसमें हमारे सियासतदानों के हाथों में पकड़े हुए वो इम्पोर्टेड बैग मेरे लिए तो बड़े तकलीफ़ दे होते हैं। तो अच्छा, अभी जैसा कि आपने ये दुपट्टा भी वियर किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत अच्छी कोई शायरी लिखी हुई है की शायरी और ये क्या आपका हैंडमेड है? और दूसरी बात ये कि इन चीज़ों का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है, जो टेक्स्ट लिखा होता है चीज़ों के ऊपर, तो इस हवाले से भी बताएं। देखें, ये गालिब की मुझे बहुत पसंद थी। आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो मेरी एक फ़ेलो क्राफ्टर हैं जो स्क्रीन प्रिंटिंग कराती हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे ये आप गज़ल लिखवा दें। उन्होंने मुझे लिखवा दी। तो अपने क्राफ्टर से काम कराने का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि अपनी पसंद की चीज़ आपको मिल जाती है। यानी कि लोकल क्राफ्टर का इतना बेनिफिट है कि हम कस्टमाइज़ चीज़ें बनवा सकते हैं। कस्टमाइज़ मतलब मैं ज्वेलरी में अपने क्राफ्टर्स की पहनती हूँ, उनको मैं कहती हूँ कि मेरा इवेंट है, मैंने ये पहनना है इस रंग का, इस तरह की चीज़ आप बना के दे दें, तो आपके घर में वो चीज़ बन के पहुंच जाती है। और इतनी मोहब्बत से बनी हुई, इतनी मोहब्बत से पैक हुई हुई कि आप उसको टच ही करते हैं तो आपको वो मोहब्बत फ़ील होती है। तो जो ये लोकल टच है ना, ये आपको सिर्फ अपनों से ही मिल सकता है। तो एक एक चीज़ के पीछे एक एक क्राफ्टर का ना मोहब्बत है, उसके काम से मोहब्बत है। ये नहीं है, अब कई लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नीडी है, नहीं, लेकिन उनके अंदर एक स्किल है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कर्ज़दार हैं लोगों के, कि आपने वो स्किल जो है वो यूज़ करनी है। आपकी स्किल से कितने लोगों को आपके पीछे फ़ायदा होता है, कितने चूल्हे उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हैंडमेड का तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमाइजेशन है, आपकी चॉइस है कि अब मुझे ये गज़ल अच्छी लगती है तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दी। मुझे अगर ये अपने कुशन पे छपवानी होगी तो मुझे कुशन पे करके दे देगी, मुझे अब जहाँ भी। तो ये जो मेरी चॉइस जो है ना, तो आपको अपने हैंडमेड में ही मिल सकती है। हम बहुत से एग्जीबिशंस में देखते हैं, स्पेशली जो फोक क्राफ्ट के एग्जीबिशन होते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे जो बहुत से ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट हैं जो कि अब तकरीबन डाइंग आर्ट एंड क्राफ्ट बनते जा रहे हैं। लोग उनको लेते हैं, पसंद करते हैं, स्पेशली जब फॉरेनर्स आ जाएं तो वो यहाँ पर से हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट लेकर जाते हैं अपने ममालिक में। तो क्या वजह है कि हम लोग लोकल पहनने को, इन चीज़ों को इतनी तरजीह नहीं देते? क्या क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स है? बस वो एक बन गया, फैशन सिंबल बन गया। अब रिवाइव हो रहा है, अब लोग बस आ रहे हैं दोबारा अपने कल्चर की तरफ, और फैशन सिंबल बन गया है जिसकी वजह से आपने महंगी चीज़, अब आप देखें कि एक इतना लाखों का बैग लेके मेरे जैसा बंदा तो पहले ही डिप्रेशन में चला जाएगा कि ये ज़िंदगी तो चले मेरे साथ। आप लोकल कोई सस्ती सी चीज़ लेते हैं तो आप, मतलब मैं तो मेंटली बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ महंगी चीज़ पे। शायद हमारी मिडिल क्लास सोच है, हो चुके हैं। लेकिन देखें, अब जैसे ट्रक आर्टिस्ट हैं
या और भी एक बंदे से मैं मिली थी लोक विरसा में जो कार्विंग करता था बड़ी इंट्रिकेट वुड पे, तो वो कह रहा था कि मेरे बच्चे अब इस तरफ आना ही नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि बाबा ये 3 दिन में एक पॉट आप बनाते हैं तो उतना तो आपको नहीं मिलता जितना वो। तो एक तो ये वजह है कि जाहिर है इनकरेजमेंट नहीं है, उनकी इनकरेजमेंट नहीं है, उनको वो चीज़ इतनी उस पॉइंट पे बिकती नहीं है जितना कि उनका रोज़गार उससे चल सके। दूसरा एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको तो हम निगलेक्ट कर चुके हैं ना। हमारी यंग जनरेशन तो गैजेट्स के साथ अटैच हो गई है, उसमें हमारी स्किल ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही। ये तो हम हर घर की कहानी है। तो क्राफ्टर्स के भी यही होता है। अब जैसे लोक विरसा में लोक मेला होता है ना, तो उसमें पूरे पाकिस्तान से क्राफ्टर्स आते हैं जो विलेजेस वगैरह में होते हैं। तो कई ऐसी ख़वातीन होती हैं जो मैं 5 साल से विज़िट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो ख़वातीन हर साल आती हैं, बट उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आती कि अगर ये पिछले साल आई हैं तो इस साल जब आएंगी तो थोड़ी बेटर होंगी। किसी भी उसमें बेटरमेंट नज़र आ जाए उनकी प्रोडक्ट में या उनके वे ऑफ टॉकिंग में। उनको ये भी नहीं पता होगा कि कार्ड क्या होता है, विजिटिंग कार्ड। आप उनसे नंबर मांगें तो उनके साथ कोई बच्चा बैठा होगा तो उनको कहेंगे, स्टिल उनके पास कार्ड नहीं होगा। उनकी प्रोडक्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है उनको नहीं पता होगा, ढेर लगा हुआ होगा। उनको मार्केट ट्रेंड्स में सपोर्ट चाहिए। उनको आप लोक विरसा के फ्री आई थिंक स्टॉल्स होते हैं, उनको आप वो दे देते हैं। वो पूरा साल जो है ना, वो तकरीबन 10 दिन का वो इवेंट होता है, पूरा साल वो मेहनत करते हैं उस इवेंट के लिए, वो वहाँ से अच्छा खासा कमा के चले जाते हैं, लेकिन बेटरमेंट नहीं आ रही। आपका क्राफ्टर, वो मैं एक छंगेरें बनाती थी, वो खातून उनसे मिली, वो बनाती हैं, बेवा खातून है, उनका एक बेटा है, बेटे के हाथ में मोबाइल था और वो लगा हुआ था मोबाइल पे, बिज़ी था। तो उसकी मदर से मैंने कहा कि भाई अभी तो आप चली जाएंगी, अगर मुझे आपको दोबारा मैं अपने किसी इवेंट पे आपको फ्री स्टॉल दे दूं तो आपका कांटेक्ट तो बेटे के पास था। कहते हैं मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, मैं बस लोक विरसा में ही मिलती हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्राफ्टर्स हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, इनका कहीं पे फुटप्रिंट होना चाहिए ना। मतलब गवर्नमेंट अगर ऐसा ही कर दे कि हर सिटी में एक क्राफ्ट डिस्प्ले सेंटर हो, बेशक आप उसको सिर्फ आर्टिसंस का कर दें, वेमेन का भी हटा दें, ओनली वेमेन ना करें, और वो सही स्क्रूटनिंग भी हो। लोक विरसा में शॉप्स हैं लेकिन वो बड़े कारोबारी लोगों की है। लेकिन ये भी देखने में आया अगर लोक विरसा के अलावा भी बाहर भी अगर मार्केट्स में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप्स हैं तो वो बहुत महंगी चीज़ें देते हैं। वो फॉरेनर्स के लिए उनका डॉलर्स में रेट होता है तो वो आम लोगों को भी वही रेट देते हैं, और वो नॉर्मली वो हमारा लोकल क्राफ्ट होता भी नहीं है। वो या तो इंडिया से आ रहा है या अफगानिस्तान तो मे बी, बट मशीन मेड होता है मोस्टली। मशीन मेड है या लोकल क्राफ्ट बहुत कम है। अब आप देखें कि मैं तो कराची में गई और मुझे ब्लू पॉटरी चाहिए थी, तो मैं स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का कोई उधर डिस्प्ले सेंटर है, मैं इतना ढूंढ ढांड के उधर गई, उधर कुछ डिस्प्ले में चीज़ें नहीं थी। अब एक पूरी इमारत उन्होंने वहाँ रखी हुई है, तो आपके पास ख़रीदने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जो मैं ख़रीद सकूँ, और जो प्राइसेस थे वो लोकल वेंडर्स से भी ज़्यादा थे जो एक आध चीज़ थी। तो आई डोंट नो क्यों नहीं, मतलब अगर आप इस्लामाबाद में किसी जगह पे एक डिस्प्ले सेंटर ऐसा बना दें जहाँ पे कुछ ही प्रोडक्ट पड़ी हो लेकिन विद कॉन्टैक्ट सब आर्टिसंस की, आर्टिस्ट की प्रोडक्ट पड़ी भी हो, जहाँ आपके फॉरेनर्स या जो भी हमारे कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, सुवेनियर शॉप हो, तो ये क्या हमारी गवर्नमेंट या जो भी हमारे इंतज़ामिया उनके हाथ में नहीं है? आप मतलब हमें तो कहीं से सपोर्ट नहीं है ना। आई डोंट नो, मैं ज़्यादा फिर बीइंग अ वुमन मैं बहुत भागी हूँ, और अब मैंने अपना रास्ता अलग कर दिया है कि ठीक है मैं इसी तरीके से ही चलती रहूँ जैसे चल रही हूँ, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिलती। हम इवेंट करते हैं तो हमें शामिल कर दिया जाता है कमर्शियल इवेंट वालों के साथ। हमारा इवेंट टोटली, मैं ना कोई कॉन्सर्ट रखती हूँ क्योंकि मेरी औरत बड़ी शानदार औरत है, मैं उसको किसी लोकल क्राउड में खड़ा नहीं कर सकती जहाँ उसको कहीं से भी हूट आ जाए। मैं कोई अपने इवेंट पे कॉन्सर्ट नहीं रखती, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखती कि वहाँ पे बिज़नेस के अलावा किसी एक्टिविटी को मैं प्रमोट करूँ। रिस्पेक्टफुल मेरा स्लोगन ही, पहला स्लोगन मेरा ये है कि मेरा फ़न मेरा फ़ख्र।
मेरा जो फ़न है वो मतलब मैं फ़ख्र से, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पूरी फैमिली का फ़ख्र, मेरे इवेंट पे आप देखें कि पूरी फैमिलीज़ उनके साथ होती है, उनके हस्बैंड बड़े फ़ख्र से उनके साथ खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ कोई हूटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी ऐसी रखते हैं कि मैं उनको कहती हूँ कि अगर मेरी एक औरत को हूट भी किया गया तो आप फेल हैं। तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। सही। तो आपके पास इतनी ख़वातीन मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी की, तो अपना प्रोडक्ट भी जो डिस्प्ले करती हैं, तो क्या उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है या सब अपना अपना कोई आर्ट लेकर आई हुई हैं? कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको? देखें, होता ये है कि हमारे पास तो जो लोग आते हैं उनके पास कोई प्रोडक्ट होती है और उसके बाद ही वो डिस्प्ले के लिए आते हैं, लेकिन अब जो है ना ट्रेनिंग्स लोगों को घर बैठे मिल रही हैं थ्रू यूट्यूब। आप लोग कोई अरेंज करते हैं उनके लिए ऐसे सेशंस? हमारे पास भी है, हमारी एक सीरीज़ है चलिए सीखते और सिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, जो मुझे क्राफ्ट आता है मैं ट्रेनिंग दे देती हूँ दूसरी खातून को जो क्राफ्ट आता है तो वो मुझे देते, अरेंज हम करा देते हैं। जैसे अभी हम सोप मेकिंग की करा रहे हैं, ट्रक आर्ट की, जो जिसकी डिमांड आती है वो हम वर्कशॉप करा देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि अपनी जगह भी नहीं है, हम होम बेस्ड हैं, तो हम किसी ना किसी रेस्टोरेंट में या इस जगह पे कराते हैं, लेकिन करा रहे हैं। हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें लगता है कि ज़रूरत है, इससे हमारी कम्युनिटी को या हमारी सराउंडिंग में लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक औरत बिज़नेस कर रही है ना तो उसका ये फ़ायदा नहीं है कि ये फाइनेंशियली फ़ायदा है। हमारी ख़वातीन में एक तो स्किल है, दूसरा ये कि हमारी ख़वातीन के ज़िम्मे हमारी अगली नस्ल है। वो जो हमारे बच्चे हैं ना वो इतने अलाइंड हो चुके हैं, वो देख रहे होते हैं कि बिज़नेस कैसे होता है, किस तरह प्रोडक्ट बनती है, हमारा पूरा माहौल ही वो होता है। मैंने तो अपना किचन और अपना जो क्राफ्ट रूम है उसको ऐसा रखा हुआ है कि यहाँ से खाना बन रहा है तो यहाँ से निकल के हेल्पर को बता रही होती हूँ कि ये कर लो। बच्चे भी वो माहौल देख रहे हैं कि जी ये सारा कुछ साथ चल रहा है। तो पूरी एक मतलब एक तरह से हमारे बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं। फिर जो हमारे इवेंट होते हैं ना उसमें हमने कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे हमारा जो है मकसद वो ये है कि चेंज आए। जैसे कि हम अपने इवेंट पे एक लिटिल वंडर का ऑप्शन रखते हैं जिसमें हम बहुत कम प्राइस में स्टॉल देते हैं 14 साल से कम बच्चों को करते हैं, ताकि बच्चों को भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थोड़ा सा वो करें कि आप भी चीज़ें बेचनी, उनके अंदर इस चीज़ की वैल्यू आ और जाएगी। वो बच्चे आप यकीन करें कि अभी हमारा छोटा इवेंट था उसमें हमने 3 स्टॉल दिए थे, तो वो बच्चे जितने हैप्पी गए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को, और वैसे वो मतलब उनकी मदद शेयर कर रही थी कि वो तो ओवर द मून है कि भाई हमने तो बड़ा आज तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अभी से अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों को फेस कर सकते हैं, किस तरह मनी हैंडलिंग करनी है। तो वो सारा एक मदर बता रही थी कि मैंने उसको बताया इतनी कि तुमने प्रोडक्ट ख़रीदी, तुम्हें इतने का फ़ायदा, एट द एंड बेचारे को 4000 का फ़ायदा हुआ। तो उसको उसने अर्न किया और उसने अपनी मदर को कहा, अब ये पहले वो कह रहा था कि हमने कहीं खाना खाने जाना है, तो जब उसको पता चला कि प्रॉफिट सिर्फ 4000, कहता नहीं अब ये पैसे मैंने खर्च नहीं करने, ये मैंने संभालने। अपनी अर्निंग उसको फील हुआ कि जी अर्निंग कितनी मुश्किल है और ख़र्च करना कितना आसान है। तो लिटिल वंडर हमारा इसी वजह से है। फिर ये होता है कि जो ख़वातीन ने स्टॉल लगाया हुआ है वो अपने बच्चों के लिए भी स्टॉल ले लेती हैं, बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो एक फैमिली से मदर्स के सामने भी रहते हैं और कोई काम एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा होता अच्छा। अमरीन, आपके इवेंट्स में हमने एक और चीज़ भी देखी है कि आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा बहुत अच्छे से फूड स्टॉल्स होते हैं और बड़ी उसमें इनोवेटिव किस्म की बड़ी डिशेस भी होती हैं, वो देखने को मिली, उनके रेट्स भी बड़े मुनासिब थे। तो इस इंडस्ट्री के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, खाना पीना तो हमारा कौमी मशगला है ऑब्वियसली, तो खाने के बगैर तो इवेंट कामयाब ही नहीं होता। कई क्राफ्टर्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर लोग तो खाने पीने की तरफ चले जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि लोग आते ही खाने पीने। हमें जो कॉल्स आ रही होती है ना फॉर द इवेंट के जी खाना पीना है, मतलब लोगों की पहली अच्छा है, रिक्रिएशन में आता है, तो वो वहाँ आके एंजॉय ये करते हैं कि होममेड उनको खाना मिल जाता है वहाँ बैठ के। फिर जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा तादाद फूड एंटरप्रेन्योर्स की हैं जो घरों से ये फूड बिजनेसेस कर रही हैं, तो जाहिर है वो तो उसके बगैर तो इवेंट कामयाब नहीं है, और वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और इतनी डिफरेंट कुजीन एक जगह आपको इकट्ठी मिल जाती है, तो उनके बगैर तो हमारा इवेंट ऑब्वियसली। अच्छा, एक न्यू क्राफ्टर जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आता है, चाहे वो आर्ट है, क्राफ्ट है, फूड है या जो भी प्रोडक्ट है, तो उसको किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है जहाँ पे पहले से बहुत से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स मौजूद हैं? देखें, मैं हर क्राफ्टर को अब इस पॉइंट पे आके ज़रूर जो मैंने समझा है, जब हमारा कोई भी क्राफ्टर कोई भी क्राफ्ट सीख के जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो बड़ा एम्बिशियस होता है कि धड़ाधड़ उसकी सेल होने शुरू हो जाएगी और
होती भी है, कभी कभी ऐसे ही रिस्पांस मिलता है, लेकिन देखें जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट रिसर्च करके आएँ। एक प्रोडक्ट जो ढेरों की तादाद में पहले ही लोग बना रहे हैं, आपने बनाई है, दूसरा इस्टेब्लिश है, उसको मटेरियल, रॉ मटेरियल अच्छी प्राइस में मिल रहा है, सारा कुछ, उसकी प्राइस भी इस्टेब्लिश हो चुकी हुई होती। जब आप नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, आपने महंगी रखी है, उसकी सस्ती है, तो आपको ज़ाहिर है वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो और वैसे भी पहले से अगर एक चीज़ इतनी ज़्यादा बन रही है तो आप थोड़ी सी इनोवेशन डाल लें, कोई डिफरेंट चीज़ लेकर आएँ। मार्केट रिसर्च किए बगैर आप जंप लगाएं ही नहीं। अब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग, अब आज से 2 साल पहले कैंडल मेकर नहीं आपको इस्लामाबाद में मिलता था, अब कैंडल मेकर इतने हैं कि एंड में हमें बुकिंग्स हम कर लेते हैं तो एंड में हमें पता चलता है कि जी ये रेज़न आर्टिस्ट था तो रेज़न के साथ ये कैंडल भी बना रहा था, क्योंकि उसने रेज़न के लिए मोल्ड ख़रीदे हुए थे, साथ ही उसने कैंडल शुरू कर दी। तो इनोवेशन ख़त्म हो जाती है फिर। अच्छा, तो क्या ये जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, इसका आपको कोई इंटरनेशनल रिस्पांस भी आया है अभी तक? देखिए, वैसे मैंने तो पर्सनली मैं पर्सनल बिज़नेस करती हूँ, बच्चों के कस्टमाइज क्राफ्ट्स होते हैं, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ज़रूर बाहर ज़रूर हैं, लेकिन मैंने अगर वो कहते हैं ना कि आप वहाँ डिलीवर करा दें, मैं तो ये टेंशन लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस अभी इतना उस पे लेवल पे नहीं है। दूसरा ये है कि वो आना, उसके एक्सपेंस इतना ज़्यादा पड़ जाता है। ऑल्दो मेरी जो क्लाइंटेल है पसंद की जा रही है, बाहर की तो जाती हैं, ऑब्वियसली की जाती हैं। हमारे इधर भी अभी जो कई हमारे जैसे ट्रक आर्ट, पाकिस्तान की पहचान है ट्रक आर्ट, और जितना भी हम उसको देख देख के हमारा दिल भर जाता है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए वो बड़ा अट्रैक्टिव है, तो उसको कायम रहना चाहिए, उसकी खूबसूरती को आप अच्छा, अभी प्रोग्राम के शुरू में जैसे आपने बात की कि जो आर्टिजन्स आते हैं, लोक विरसा के लोक मेला में भी आते हैं, तो वो हमारी जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब जैसा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है, तो आप क्या समझती हैं कि आपका जो काम है वो भी क्या आप इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर रहे हैं उसको? मेरा तो जी काम स्टार्ट ही सोशल मीडिया के थ्रू हुआ। मैं बिफोर माई मैरिज मैं कराची में बिज़नेस करती थी और कोई और वे था ही नहीं कि हम कहाँ सेल करें, तो मैंने एक छोटी सी शॉप एक मॉल में ली हुई थी, जिसका 2004-05 में मैं 50,000 रेंट दे रही थी। अच्छी सेल होती थी, लेकिन मुझे बचत नहीं होती थी, क्योंकि उसका रेंट, शॉप का, लड़कों के पैसे कर आके मेरे पास कुछ नहीं बचता था। जब मैंने रीस्टार्ट किया आफ्टर माई मैरिज, तो मैंने फेसबुक पेज से स्टार्ट किया और विदाउट एनी खर्चा मेरा बहुत अच्छा शुरू में बिज़नेस चल रहा था। अब ऑल्दो फेसबुक ने भी अपना लॉगरिथम ऐसा कर दिया है कि बड़ी मुश्किल से रिस्पांस मिलता है, विदाउट बूस्टिंग आपको नहीं मिलता, बट स्टिल आपको सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है अपनी बात कहीं भी पहुंचाने का, क्योंकि सोशल मीडिया तो गांव में वो बंदा लिटरेट है या नहीं है, उसके पास मोबाइल का कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर है, या वो टिकटॉक ज़्यादा यूज़ कर रहा है या वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, वो देख तो वो भी रहा है। तो ये जो आर्टिसंस हैं, मैंने ये देखा कि कई लोग हैं वो नहीं खुद यूज़ कर सकते, लेकिन उनकी यंग जनरेशन ज़रूर यूज़ कर सकती है। तो आप कनेक्टेड करें ना उनको कि आप एक फादर है, उसकी जो स्किल है वो बच्चा नहीं सीख रहा, लेकिन वो उसकी स्किल को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट तो कर सकता है। ट्रेनिंग्स इस तरह की करें कि पूरी फैमिलीज ट्रेन हो। आप देखें, पहले हम देखते थे ब्लॉक प्रिंटर्स हैं तो उनका पूरा ख़ानदान ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहा होता था, अब नहीं है ऐसा, क्योंकि अब वो उस अर्निंग पे रिलाई नहीं कर सकते। हम लोगों ने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को एक साइड एक्टिविटी बना लिया है, एक हॉबी बना लिया है, लेकिन उसको अर्निंग का ज़रिया नहीं बनाया। दूसरा ये कि सीरियस ही नहीं लिया ना, मतलब कई लोग अभी भी ये कह देते हैं कि इसमें है क्या, तो आपकी बात ही ख़त्म हो जाती है। सही। अच्छा, आप ये जो स्टॉल्स वगैरह देती हैं, इनकी प्राइस क्या होती है पर पर्सन जो आप देती हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं उनकी प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? देखें, जब हम कोई भी इवेंट करते हैं तो हमारे स्टॉल चार्जेस अकॉर्डिंग टू द वेन्यू होते हैं, क्योंकि हम वेन्यू को अच्छा खासा पे करते हैं पर डे। हम 3 से 4 लाख रुपए मैं एक छोटे से वेन्यू का पे कर रही होती हूँ। तो फिर वो उस पर स्टॉल चार्जेस 10,000 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 8,000 से स्टार्ट होते हैं। वो डिवाइड हो जाते हैं मेंबर्स पे जितने हैं। नहीं, साइज़ जो भी होता है, तो हमें पता होता है कि हमने 50 स्टॉल्स देने हैं, तो हम एक वो सेट कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारी तो, और जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज क्या होती है? देखें डिफरेंट है। अब जैसे ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में आप 200 से लेके 2,500-3 हज़ार तक आपके पास डिपेंड कि वो क्या क्वालिटी है, क्या वो मीडियम है। इसी तरह हर प्रोडक्ट का
अब मैं जो बच्चों की चीज़ें बनाती हूँ मेरे स्टॉल पे 150 से लेके स्टार्ट होता है, तो 4-5 हज़ार तक जाता है। तो गिफ्ट आइटम्स के लिए देखें, मैं तो कंपेन ही ये स्टार्ट किया है कि आप अपनों से ख़रीदे का मतलब ये है कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप बजाय इसके कि कोई केक लेके जाएं या बुके लेके जाएं जो एक दिन में ख़त्म हो जाना है, आप कोई हैंडमेड गिफ्ट ले जाएं, कोई प्लांट ले जाएं जो आपकी रेंज है। जैसे मैं तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि जी मेरी 5000 रेंज है अमरीन, इसमें एक छोटी सी बास्केट बना दो, तो मैं उसमें डिफरेंट क्राफ्ट्स डाल के ना उसको बड़ा अच्छा सा पैक करके उनको दे देती हूँ। कस्टमाइज चीज़ बना के दे सकते हैं उनको। कस्टमाइज सम टाइम तो हर चीज़, क्योंकि मेरे जितने भी क्राफ्टर्स हैं वो क्लाइंट्स हैं वो मेरी तरह बड़े जल्दी होती है उनको हर काम की, तो वो बहुत कम टाइम देते हैं। तो उस वक्त मेरे पास जो भी, मैं कई क्राफ्टर्स का सामान इकट्ठा रखती हूँ अपने पास, तो मैं उनको ऑप्शन दिखाती हूँ कि ये ऑप्शन है, जो वो चूज़ करते हैं उनको एक बास्केट बना के दे दी। और वो बास्केट इतनी, अभी एक खातून ने अपनी मदर इन लॉ के लिए ली, वो मदर इन लॉ इतनी उससे हैप्पी हुई कि भाई इसने इतनी एफ़र्ट की है। तो एफ़र्ट हमारी होती है, क्लाइंट को बस वो बनी बनाई बास्केट विद कार्ड मिल जाती है और वो जाके दे आते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस की तरफ आएँ, बजाय इसके कि आप केक लेके जा रहे हैं जो कि कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा, या आप बुके लेके जा रहे हैं। इस तरह के गिफ्ट्स की तरफ आएँ जो कई सालों उनके घर में आपकी यादगार रहें। आखिर में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आखिर में मैं उम्मीद ही फैलाना चाहूँगी, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम में कोई बुराई नहीं है, बस हम अपनों को पहचान लें और अपने मुल्क को पहचान लें कि इस मुल्क से ही हमारी शान है, हमारी इस मुल्क से ही पहचान है। और अपनों से ख़रीदें, अपनों के लिए, क्योंकि अपनों से है पाकिस्तान और अपना है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, आई होप आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।